नमस्कार। आज अपन लोग आरक्षण पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण का। अब संविधान जब बना था, अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान किया गया था, दलित, दमित, पिछड़ा वर्ग है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनमें और शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए और आने वाले जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों में दलित, दमित, शोषित वर्ग को समान मौके दिए जाए, क्योंकि उनके पास उस समय पढ़ाई के इतने मौके नहीं थे, पढ़े हुए लोग कम थे। तो आरक्षण किया गया। उस समय केवल आरक्षण एससी और एसटी के लिए किया गया। सरकार ने विभिन्न समयों पर विभिन्न आयोगों के माध्यम से और जो दल है, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने अपने नफे और नुकसान को देखते हुए विभिन्न समय पर विभिन्न लोगों को, विभिन्न समाज के वर्गों को आरक्षण दिया। उस समय केवल 2 आरक्षण थे, एससी एसटी और सामान्य वर्ग, और अभी वर्तमान में 7-8 कैटेगरी का आरक्षण दिया गया। अब जो आरक्षण है धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये सब पद आरक्षित ही होंगे। सामान्य श्रेणी का जो विद्यार्थी है या परीक्षार्थी है, उसके लिए बहुत कम मौके बचेंगे। अगर इसी प्रकार ये नीतियां बनती रही और इसी प्रकार से अगर ये चलते रहे, अभी जो हाल ही में महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापक में 50% आरक्षण की घोषणा की, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्र पत्रिका के माध्यम से पता चला है। ये सरकार ने शुरुआत यहाँ से की और इसका अंत होगा राजस्थान के आने वाले सभी जो सरकारी नौकरी के पद होंगे, उनमें सभी में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किए जाए, और करेगी ये सरकार की मंशा है। जिस प्रकार पंचायत राज में 50% पद किया है, उस प्रकार 50% पद आरक्षण किए जाएंगे इसमें सरकारी नौकरियों में। अब ये अच्छा है कि भाई महिलाओं के लिए मौके ज्यादा मिले हैं, पर पुरुष बेचारा ने क्या खाया? पुरुषों के लिए 50% है ही नहीं। वो जो 50% पीछे पद है, उनमें भी बहुत सारे विभाजित हैं, और जो सामान्य श्रेणी का या कैटेगरी का एससी एसटी ओबीसी का जो लड़का बचता है, उसके लिए पद केवल उस श्रेणी के 30% बचते हैं, 30% से भी कम। अब ये जो समाज में एक और विसंगति आएगी कि भाई अगर नौकरियां लगी हुई सब लड़कियां होंगी तो विवाह कौन करेगा? हकीकत बात है, आज भी अगर विवाह करने के लिए अगर कोई लड़की नौकरी लगी, उसके लिए अगर लड़का ढूंढा जाता है, वो नौकरी का ढूंढा जाता है और वो भी उससे उच्च पद का ढूंढा जाता है। ये समाज की धारणा, और अपन देखते हैं ये कोई अलग नहीं है, अपन समाज के साथ है। समाज में जो कुछ चल रहा है आप सबको और हमको सबको पता है। आज भी अगर कोई आईएएस है तो वो अपने से निम्न श्रेणी के विवाह तृतीय श्रेणी अध्यापक से या चतुर्थ श्रेणी के से किसी से विवाह नहीं करती। आईएएस अगर महिला है तो आईएएस या आईपीएस पुरुष से ही विवाह करती, या फिर बहुत बड़ा कोई बिजनेस टाइकून है या बहुत बड़ा कोई राजनीतिक घराना है, उसी के घराना में विवाह करती। तो सामान्य जो पुरुष है, सामान्य जो लड़का है, उसके लिए क्या मौके रहेंगे, किस प्रकार रहेगा, क्या रहेगा? अगर ये सरकार की मंशा है कि धीरे धीरे सरकारी नौकरियों को कम करना। अब मुझे ये लगता है कि सरकार ये समझती है कि सरकारी नौकरी होनी नहीं चाहिए, सब प्राइवेटेशन होना चाहिए। जिस प्रकार यूरोप और अमेरिका में प्राइवेटेशन है, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं है। तो यूं है कि यूरोप और अमेरिका के अगर देखा जाए तो वहां पर प्राइवेट नौकरी के जो स्तर है, उसके स्तर का और बहुत अंतर है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इसी प्रकार के अगर अध्यापक जो दिया जाता है, या अध्यापक के लिए आप वेतन निर्धारित कर दो भाई के प्राइवेट जॉब में भी करेगा, उसकी न्यूनतम जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार से, कि उसके बच्चे को पढ़ने के लिए, उसको गरीब परिवार को चलाने के लिए, उसको मकान बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से आप अगर सरकार ये निर्धारित कर दे कि प्राइवेट टीचर को भी इतना न्यूनतम वेतन मिलता है, पर वो निर्धारण करती नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर वो बॉन्डेज होते हैं कि भाई प्राइवेट में कर दिया था, हमको कौन, उन दलों को चंदा कौन देगा, क्या होगा, ये सब कुछ अलग अलग। अब अगर प्राइवेट में अगर इस प्रकार के अच्छे मौके नहीं होंगे तो लोग सरकार की तरफ दौड़ेंगे, ये पक्का निश्चित है। जहां आपको अच्छी सुविधाएं मिलती, अच्छे संसाधन मिलते, आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही, तो आप उधर ही दौड़ेगा। ये आकर्षण है सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और तनख्वाह भी अच्छी है। और प्राइवेट में अगर आप देखा जाए तो प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वेदांत देख लो, केन देख लो, चाहे टाटा देख लो, उसमें भी जो सरकारी नौकरियां हैं, मतलब कंपनी की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कंपनी के कर्मचारी है उनको तो सुविधा दी जाती है,
कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने जो कर्मचारी वो केवल 10% ही रखती है। उसमें मुख्यतः वो टेक्निकल होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं या बहुत बड़े एमबीए किए होते हैं, जो थे, जो उनको बहुत उनके दिमाग से बहुत पैसा कमा कर देते हैं। परंतु जो लेबर व्यक्ति है, जिस प्रकार का जो फोर्थ ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का व्यक्ति है, जिसमें उनको ज्यादा फायदा नहीं, केवल वो हार्ड वर्क से पैसा कमाता है, उनको क्या करती है कंपनियां भी ठेके पे देती हैं। अब आप उधर तो कुछ करते नहीं, प्राइवेट की तरफ तो आप सुधार करते नहीं। अगर प्राइवेट की तरफ सुधार किया जाए कि न्यूनतम ये वेतन रखा जाएगा, अगर कोई ग्रेजुएट है उसके लिए ये वेतन रखा जाए, अगर उसने कोई स्पेशल डिग्री कर रखी है उसके लिए ये रखा जाए, अब ये हार्ड वर्क करा तो उसके लिए इस प्रकार का आपने आज दिन तक कोई प्रावधान नहीं किया कि प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार के अगर योग्यताधारी व्यक्ति को रख रहे हैं तो ये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में रहने के लिए, किसी को रहने के लिए मकान चाहिए और चलने के लिए कम से कम मोटरसाइकिल तो चाहिए। इसके साथ उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों की फीस है। इस प्रकार के अगर आप कुछ नीतियां नहीं लाओगे तो फिर आदमी प्राइवेट की तरफ क्यों जाएगा, सरकारी तरफ जाएगा, क्योंकि सरकार में सैलरी अच्छी है। अगर आप प्राइवेट में चाहते हो कि सरकारी नौकरी को समाप्त करके प्राइवेट किया जाए तो प्राइवेट में भी आपको ये चीजें लागू करनी पड़ेगी। उनका जीपीएफ लागू करना पड़ेगा, उनकी जॉब की सिक्योरिटी लागू करनी पड़ेगी, उनके बच्चों के लिए आपको एजुकेशन की लोन देने के साथ साथ लोन भरने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ बहुत कुछ जो सरकारी नौकरी में अच्छे मौके, उतने प्राइवेट में मौके देंगे तो आप लोग नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ जाना ही नहीं चाहता, सरकारी तरफ में जाएंगे। परंतु प्राइवेट की तरफ आप सुधार नहीं करें और तुलना करें, यूरोप में ऐसा है कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है। अब यूरोप की अगर बात न्यूनतम मजदूरी देखी जाए या अमेरिका की देखी जाए, उसकी तुलना में तो अपने यहाँ बहुत कम है। तो इसलिए लोग सरकार की तरफ ही देखते हैं और सरकार से ही आकांक्षा रखते हैं कि सरकारी नौकरी लगे। अब इस सरकार में आरक्षण क्या है, किस प्रकार है, उसमें भी सरकार ने बिल्कुल कम मौके कर दिए, तो बेचारा व्यक्ति है, पुरुष है, वो कहाँ जाएगा। अब आरक्षण किस प्रकार से लागू होता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आरक्षण मुख्यतः अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान किया गया था आरक्षण, कि भाई अनुच्छेद 16 में जो दलित है, दलित है, उनको लिए आरक्षण दिया जाए। आरक्षण है वो दो प्रकार का, एक है दंडवत आरक्षण, दंडवत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है खड़ी रेखा, इस प्रकार खड़ा आरक्षण कर दिया। खड़े आरक्षण का मतलब है पहले एक कैटेगरी डाल दी जनरल, के बाद डाल दी SC, ST, OBC, फिर MBC, EWS और उसके बाद दिव्यांग, विशेष योगी। अब ये कैटेगरी है, उनमें जो पद आएंगे उसमें से 32%, 32% पद है जनरल के रहेंगे, 16% पद है SC के रहेंगे, 12% ST के रहेंगे और 21% रहेंगे, 5% MBC के रहेंगे, 10% EWS के रहेंगे और 4% पद रहेंगे। अब ये तो मोटा मोटा क्राइटेरिया, जैसे मान लो 1000 पद है, 1000 पद पे अपन तुलनात्मक क्या रहेगी, तो 320 पद रहेंगे, वो रहेंगे जनरल के, 160 पद रहेंगे SC के, 120 पद रहेंगे ST के, 210 पद रहेंगे OBC के, 50% MBC के, सॉरी 50% नहीं, 50 पद, और 100 पद रहेंगे EWS के और 40 पद रहेंगे विशेष योगी। अब ये तो है दंडवत। अब इस आरक्षण के अंदर आरक्षण, जो महिला का आरक्षण दिया गया वो 37 आरक्षण है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नया तो दूसरा आरक्षण है उसको बोलते हैं 36, हॉरिजॉन्टल। 36 का मतलब है, समझते हैं कि आड़ी जो रेखा होती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब एक कैटेगरी लेकर चलते हैं अपन, जैसे SC या OBC कैटेगरी लेकर। अब OBC कैटेगरी के अंदर विभाजन और है। पहला विभाजन है वो सामान्य है और दूसरा विभाजन है वो महिला का है और तीसरा विभाजन है वो एक्समैन।
एक्समैन का मतलब वो होता है जो एयरफोर्स और आर्मी और नेवी से रिटायर्ड पर्सन है, रिजर्व कोटा रहता है। अब ओबीसी के मान लो 100 पद थे, 100 में से 50, मतलब महिलाओं का आरक्षण है 50%, तो 50 पद किस में चले गए? महिलाओं के चले गए। यहाँ 12.5% है, 12.5 का मतलब है 13 पद, 13 पद चले गए एक्समैन के। पीछे पद बचे 37, कितने बचे? तो 7 3 10, 5 3 8 9 और 10, ये 100 पद। ये 100 पद का इस प्रकार विभाजन है। तो पुरुषों के लिए, या पुरुषों के लिए नहीं बोलेंगे, सामान्य के 37% रहा। सामान्य का मतलब ये है, अगर यहाँ पर महिला 50% से ज्यादा आ रही है तो वो महिला भी आ सकती है, और एक्स सर्विसमैन 12.5 से ज्यादा आ रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं। इसलिए जो 37 पद बचते हैं वो केवल लड़कों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं, केवल नहीं है, लड़के यहाँ आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ये इतने आ सकते हैं, 37, 100 में 37 लड़के आ सकते हैं मैक्सिमम जो बेरोजगार है। और यहाँ पर भी बहुत कुछ बदलने वाला है। यहाँ पर अगर जब बहुत समय के बाद 10-20 साल के साथ महिलाएं बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएगी, अपने पद से भी आगे बढ़ जाएगी, तब ये पद भी कम हो जाएंगे, एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा आ जाएंगे। जब आप अग्निवीर जैसी भर्ती लाए, अग्निवीरों में रिटायरमेंट के बाद आप अगर कोटा निर्धारित करेंगे तो 4 साल के बाद तो ये भी 37 पद है वो भी चले जाएंगे। कुल मिला के समय ऐसा आ रहा है कि जो पुरुष बेरोजगार है उनके लिए सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। अब सरकारी नौकरी के चांस कम हो गए तो समाज में बहुत कुछ बदलने वाला है। समाज में इनके बदलाव होंगे, बहुत कुछ बदलाव होगा। अब समाज में क्या क्या बदलाव होगा वो तो समय ही बताएगा। और आरक्षण के बारे में मोटा मोटी ये था। अब क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार निर्धारित होगा, किस प्रकार समाज आगे बढ़ेंगे, ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद।